आज का सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास इफ। ये फंक्शन बेसिकली यूज किया जाता है जब आपको किसी कंडीशन के आधार पे अपना आंसर प्रिंट करना है। कंडीशन का जो भी रिजल्ट आता है वो या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। तो उस केस में हम चाहते हैं कि ट्रू होने पर ये स्टेटमेंट रन होना चाहिए और फॉल्स होने पर ये स्टेटमेंट रन होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में इफ फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा है स्टूडेंट्स का, ये उनके नंबर दिए हुए हैं। हमको कहा जाएगा अगर कि इनको ग्रेड देना है नंबरों के आधार पे। अगर किसी के नंबर 35 से ज़्यादा हैं तो यहाँ पे आपको पास लिखना है वरना फेल। तो हम यहाँ पर इफ फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि कंडीशन के आधार पर हमको डिसीजन लेना है कि यहाँ पर फेल आएगा या पास आएगा। तो हमने इफ लगा के यहाँ पर कंडीशन लगाना होता है। तो कंडीशन किसके ऊपर लगाना है? इस नंबर के ऊपर। लॉजिक लगेगा अगर इसकी वैल्यू 35 से ज़्यादा है, अगर इसकी वैल्यू 35 से ज़्यादा है, अगर ऐसा है तो हम यहाँ पर जो मैसेज लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जो भी हम यहाँ लिखेंगे वो कब प्रिंट होगा? अगर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो अगर इस कंडीशन का सेटिस्फाई होना लाजमी है, मान लीजिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, 35 से बड़ा नंबर है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे पास लिखना पसंद करेंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम क्या लिखना पसंद करेंगे? फेल। अब आंसर फेल आएगा या पास आएगा वो पूरी तरह से इस C4 नंबर पे डिपेंड करता है, C4 की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो C4 की यहाँ से वैल्यू गई 87 35 से बड़ा होता है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, तो ये आपको आंसर दे देगा पास। देखिए अब ये पूरी तरह से इस पे डिपेंड करता था। अगर ये नंबर 12 हो गया तो ये उत्तर दे देगा फेल। अब एक का उत्तर निकल गया, बाकी का उत्तर आप बस ड्रैग करेंगे, यू गॉट आंसर। समझ में आ गया? ये शीट आपको मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए, इसको देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेस्टेड इफ एल्स। ये हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास चॉइस ज्यादा होती है। अभी पिछले वाले सवाल में 2 चॉइस थी। जब आपके पास सिर्फ 2 चॉइस हो ए और बी टाइप में तो हम इफ लगाते हैं, लेकिन जब मल्टीपल चॉइस होती हैं तो हम नेस्टेड इफ लगाते हैं। नेस्टेड इफ का मतलब होता है इफ के अंदर इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ के अंदर भी आप अगली इफ स्टेटमेंट लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हमको सिस्टम बनाना है ग्रेडिंग का, जिसके नंबर 35 से कम है सी, 60 से कम है तो बी, नहीं तो ए। तो सिस्टम स्टार्ट करते हैं। हमने लगाया कंडीशन इफ, यहाँ से डाटा लिया, लॉजिक लगाया, अगर इसकी वैल्यू 35 से कम है तो मैसेज प्रिंट किया सी। अगर ऐसा नहीं है, अब हमारे पास चॉइस रह गई है ए और बी वाली, तो हम यहाँ पर फिर से इफ लगा देंगे क्योंकि चॉइस अभी 2 है। जब तक 2 चॉइस रहती है इफ लगता रहता है। समझ में आ गया? अभी 2 चॉइस बच रहे हैं तो फिर से इफ लगा दिया हमने। इस बार आधार रहेगा 60 वाले केस में। इस नंबर को लिया, अगर इसकी वैल्यू 60 से कम है तो क्या प्रिंट करेंगे? बी, और नहीं तो ए। 2 चॉइस रहती है तो ए भी बढ़ जाता है अपने आप, ट्रू और फॉल्स में। अभी हम जितने फॉर्मूले हमने लगाए थे उनको बंद करेंगे। तो अभी पहले इनर इफ बंद होगा, रेड ब्रैकेट से रेड ब्रैकेट, उसके बाद ब्लैक ब्रैकेट से ब्लैक ब्रैकेट। अभी क्या आंसर आएगा खुद से कैलकुलेट करते हैं। 54 E4 की जगह पर आया, 54 लेस देन 35, ये फेल हो गया। कंट्रोल जाएगा अगले इफ के पास क्योंकि फॉल्स होने पर अगला पैरामीटर रन होता है। यहाँ पर इसको फिर से इफ स्टेटमेंट मिलेगी। 54 60 से छोटा होता है, ये सेटिस्फाई हो गया तो उत्तर आ जाएगा बी, और इसी के आधार पर बाकी सभी नंबर्स कैलकुलेट कर लिए जाएंगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पर हमने देखा 2 चॉइस होती हैं तो इफ लगता है, 2 से ज्यादा चॉइस होती हैं तो नेस्टेड इफ लगता है। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप सीख जाओगे। अब कितना भी करिए, कितना भी करिए। अब यहाँ पर एक टास्क है आप लोगों के लिए। यहाँ पर ये है हरियाणा बिजली विभाग निगम लिमिटेड। जो यूनिट नहीं लिखते हैं बिजली के, तो ये है ओल्ड यूनिट और ये है बिजली की नई यूनिट। तो टोटल यूनिट कंज्यूम हुई है 235। यहाँ पर एक रेट चार्ट लिखा हुआ है। अगर आपकी यूनिट परचेज होती हैं, कंज्यूम होती हैं 0 to 100 के बीच में, तो पर यूनिट चार्ज लगता है 2.5 रुपये। अगर यूनिट कंज्यूम होती हैं 300 तक तो 4.5 रुपये, और 300 से ऊपर यूनिट कंज्यूम होती हैं तो 7.5 रुपये। तो यूनिट कितनी कंज्यूम हुई है? 235। तो किस रेंज में आता है ये रेट? सेकंड वाले में 4.5 से। तो इसका आंसर कितना आएगा? 235 गुना 4.5। ठीक है, तो आपको लगाना है ये दिमाग, इसका उत्तर लाना है। ये यूनिट कितनी भी हो सकती है ना, आपको कैलकुलेट करके लाना है कि कैसे आप इसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन आता है एंड। एंड फंक्शन देखिए कब लगता है और फंक्शन कब लगता है, क्योंकि दोनों सेम होते हैं, थोड़ा सा फर्क है दोनों में।
इनको तब लगाया जाता है जब क्राइटेरिया ज्यादा होता है, यानी डबल होता है। अभी जो हमने कंडीशन लगाई थी वहां पर क्राइटेरिया एक ही था, वहां पर हमको मार्क्स को कंपेयर करना था सिर्फ, कोई दूसरा पैरामीटर नहीं था जिसके ऊपर हमें कंडीशन लगानी थी। कंडीशन सिर्फ मार्क्स पे लगाई गई थी। लेकिन अगर कोई ऐसा सवाल बनता है जहां पर कंडीशन दो पैरामीटर पे लगाने को मिल जाए आपको, तो वहां हम उनके साथ या तो एंड लगाते हैं या और लगाते हैं। ठीक है, अब इसकी स्टडी करते हैं। यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले तो हमने सीखा कि एंड और कहाँ लगता है। जब भी हमारे पास क्राइटेरिया एक से ज्यादा होता है, ठीक है, जैसे पिछले वाले केस में मार्क्स एक क्राइटेरिया था, लेकिन अगर हमारे पास दो पैरामीटर होते हैं जिनके ऊपर हमें कंडीशन लगाना होता, तो हम वहां पे एंड या और का इस्तेमाल करते हैं। एंड हम तब लगाते हैं जब हम चाहते हैं दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई, दोनों क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, तब एंड लगाते हैं। और को हम तब यूज करते हैं जब हम चाहते हैं दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई हो गया तो हमें और लगाने की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर हम इसकी केस स्टडी करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक कस्टमर का डेटा है, इसमें कस्टमर के नाम है और ये लिखा हुआ है कि उन्होंने कितने का शॉपिंग किया, और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि किस दिन किया शॉपिंग। अब आप लोगों को अगर ये डाटा दे दिया जाए और आप लोगों से कहा जाए उन कस्टमर का पता लगाओ जिन्होंने संडे को 7,000 से ज्यादा का 5,000 से ज्यादा का शॉपिंग किया, तो आप इस डाटा को देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि वो कस्टमर है श्याम। हमें इस चीज को फॉर्मूले से अंजाम तक पहुंचाना है। ठीक है, अब क्योंकि क्राइटेरिया दो हैं, क्योंकि एक तो हमको अमाउंट भी चेक करना है, दूसरा डे भी चेक करना है, तो ये बात निश्चित हो चुकी है कि यहाँ पे या तो एंड लगेगा या और लगेगा, ये बात सुनिश्चित हो गई है। अब आपको तय करना है कि एंड लगाना है कि और लगाना है। इसको ऐसे देखिए, मैंने आपको सवाल में कहा है कि डे संडे होना चाहिए और अमाउंट 5,000 से ज्यादा, यानी मैं दोनों बातें सेटिस्फाई होना चाहता हूँ, इसका मतलब यहाँ आप एंड लगाएंगे। ठीक है, अब लगाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला लॉजिक लगाया अमाउंट के ऊपर, अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन 5,000। दूसरा कंडीशन कॉमा लगाना है बस, अगला चालू कर दीजिए। द डे शुड बी इक्वल टू संडे। अगर ये दोनों सेटिस्फाई होंगे तो ये आपको बदले में रिटर्न करेंगे अब ट्रू या फॉल्स। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है दोनों, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा फॉल्स। जिसका आंसर ट्रू आएगा मतलब वो मिल गया, वो कस्टमर सेटिस्फाई होता है। तो ये सेटिस्फाई क्यों हो रहा है, क्योंकि संडे और 7,000 मैच कर गया, इसलिए सेटिस्फाई हो रहा है। अब इसी का सेकंड वर्जन, अगर इसी सवाल को चेंज करके आपसे पूछा जाए कि उन कस्टमर का पता लगाइए जिन्होंने संडे को शॉपिंग किया है, अमाउंट का कोई लेना देना नहीं है, जिन्होंने संडे को शॉपिंग किया है, या फिर उनका भी पता लगा के दो जिन्होंने 5,000 से ज्यादा का शॉपिंग किया है, उस केस में डे का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर और नाम का फॉर्मूला लगाएंगे। amount should be greater than 5,000 and the day should be equal to Sunday। अब देखिए ट्रू क्यों आया पता है, डे की वजह से। हाँ, आपको सब दिख जाएगा। ये फॉल्स क्यों आया, ना तो डे संडे था ना अमाउंट था इसका, ना इसका डे है ना अमाउंट है, इसका अमाउंट के चक्कर में ट्रू आ गया। बॉटम अप पॉइंट एंड आपको समझ में आ गया और आपको क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं सम इफ की तरफ। अब सम इफ देखिए क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा होगा, टोटल करना किसी कंडीशन के आधार पे, चॉइस के आधार पे आपको टोटल करना है। यहाँ पर हमने एक सैंपल डाटा लिया हुआ है समझने के लिए, जिसमें हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है और यहाँ पे क्वांटिटी लिखी हुई है। हमको ये करना है कि जिस प्रोडक्ट का नाम मैं यहाँ पे डालूं उसका टोटल हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे माउस लिखता हूँ तो इसका टोटल हो जाता है 17। मैं जिस भी प्रोडक्ट का नाम यहाँ लिखूंगा उसका टोटल हमको दे देता है, ठीक है ना। तो ये चीज हमको सीखना है, ये हो कैसे रहा है। देखिए क्योंकि यहाँ पे टोटल करना है वो भी किसी कंडीशन के आधार पे। कंडीशन क्या है, ये प्रोडक्ट को वो आपके डाटा सेट में इस रेंज में मैच करता है और जहां पर भी वो प्रोडक्ट मिल जाता है उसका टोटल कर डालता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा सम इफ। पैरामीटर पढ़ के काम करना है। पहला पैरामीटर क्या है, रेंज का मतलब होता है आपका डेटा, ये सिलेक्ट कर लो, डेटा यही है आपका। दूसरा पैरामीटर क्या है, क्राइटेरिया का मतलब होता है कंडीशन, तो कंडीशन ये है हमारी, लैपटॉप ढूंढना है। तीसरा पढ़ो, सम रेंज का मतलब वो डेटा जिसमें टोटल करना है, टोटल तो इसमें करना है। अभी आप बंद कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, इतना ही है। अभी आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ लिखेंगे उसका उत्तर आपको मिलेगा। अब एक स्टेप और ऊपर बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए इस तरह का डाटा आपको दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इस बार आपको टोटल करना है दो कंडीशन के आधार पे, यानी इस बार आपको प्रोडक्ट का टोटल करना है लेकिन वो प्रोडक्ट एक ब्रांड से बिलोंग करता है, उसी का प्रोडक्ट का टोटल आना चाहिए जो सोनी के प्रोडक्ट है, एलजी के प्रोडक्ट है।
तो अब 2 क्राइटेरिया हो गए। जब क्राइटेरिया एक से ज्यादा होता है तो वहां फॉर्मूला लगाते हैं सम इफ्स, बहुवचन हो गया, इफ्स लग गया। अभी 2 है, कल को 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये लगेगा सब में, ठीक है। अब इसको कैसे लगाना है देखो, हम लिखेंगे सम इफ्स। पढ़ो पहला पैरामीटर यानी ये वाला डेटा, पढ़ो दूसरा पैरामीटर, पूरा पढ़ो। आपके पास है 2 क्राइटेरिया, हमारा पहला क्राइटेरिया कौन सा बना, प्रोडक्ट। तो सबसे पहले इसकी रेंज सिलेक्ट करनी है, ये हो गई रेंज, और फिर उसका क्राइटेरिया लेना है। ऐसा ही अब दूसरे के साथ करेंगे, पहले क्या लेना है, रेंज, और फिर क्राइटेरिया। अगर कल को और भी होता और ले लेते, सिटी जो भी कुछ होता हम लेते चले जाते। अभी हम इसको क्लोज करेंगे, देन वी गॉट एन आंसर। तो अभी चेक करते हैं कि सोनी के मोबाइल 4 हैं क्या, देखो सच में ही 4 हैं। अभी और चेक करते हैं, एलजी के मोबाइल कितने हैं, 9 बता रहे हैं, 2 तो ये रहे और 7 ये रहे, 2 ये रहे, 9 हो गए ना, परफेक्ट चल रहा है। मैं इसको लैपटॉप को चेंज करके देखता हूँ, लैपटॉप कितने हैं, 1 बता रहे हैं, तो एलजी का लैपटॉप 1 ही है, तो परफेक्टली वर्क कर रहा है, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी इसमें कोई सवाल किसी का? अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है फाइनेंशियल फॉर्मूले। ऊपर हेडिंग डाल लो, फाइनेंशियल फॉर्मूले। फाइनेंशियल फॉर्मूले बेसिकली अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, तो इनका आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं बैंक में लोन वगैरह देते समय, ईएमआई वगैरह कैलकुलेट करते वक्त, इंटरेस्ट रेट पता करने के लिए, फ्यूचर वैल्यू पता करने के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करने के लिए, इन चीज़ों में इन फॉर्मूला का यूज किया जाता है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है हमारे पास पीएमटी, जिसका फुल फॉर्म होता है मंथली पेमेंट। इसको हम बोल सकते हैं ईएमआई कैलकुलेटर। अगर आपको ईएमआई पता करनी है, किसी प्रोडक्ट को आपने परचेज किया और आपने उसके ऊपर कोई लोन वगैरह ले रखा है, तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से आसानी से ईएमआई निकाल सकते हैं, ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हैं। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, उससे पहले केस स्टडी करते हैं यहाँ पर कि क्या डेटा हमारे पास है। ईएमआई निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। हमने यहाँ पर लोन ले रखा है 2 लाख रुपए का, जिसके ऊपर हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है 9.8% सालाना, और ये ईएमआई हमने 4 साल के लिए बनवाया है। हमको ईएमआई कैलकुलेट करना है कि मंथली कितने का किस्त आएगा। टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना हो गया, 48, तो कितना पे करना होगा। तो ईएमआई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पीएमटी। अब हमारे पास जो जो इनपुट ये मांगेगा वो हमको प्रोवाइड करना है। अब मैं आपको 2 टिप्स यहाँ पर दूंगा, जिससे आपकी गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। टिप नंबर 1, जब भी आप कोई फाइनेंशियल फॉर्मूला यूज करें, उसमें अगर कोई पैरामीटर आपसे पूछा जाए और वो पैरामीटर आपके पास मौजूद ना हो, तो ऐसी स्थिति में उसे खाली नहीं छोड़ना, वहां आपको 0 एंटर करना है। क्या एंटर करोगे, 0। टिप नंबर 2, जो भी डाटा आप यहाँ इनपुट करेंगे वो मंथ के फॉर्मेट में होना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, मंथ के अकॉर्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या लिख रहा है, पढ़ो। रेट कितना है, ये सालाना है कि मंथली है, तो मंथ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समझ में आ गया बात। एक बार पढ़ के बताऊंगा, अब आगे कोई फॉर्मूला लगेगा तो उसमें मैं डायरेक्ट कर दूंगा, ये बताऊंगा नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ, समझ में आ गया बात, वहां पे दिमाग लगा लेना। सेकंड पैरामीटर पढ़ो, क्या लिख रहा है, अरे इसको ही पढ़ लो। एनपीईआर, एनपीईआर का मतलब टाइम, नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड मतलब टोटल इंस्टॉलमेंट, वो कितनी है, ये ईयर है कि मंथ है, इसको मंथ में कन्वर्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई 12 होता है, डिवाइड 12, डिवाइड 12 करो। एक महीने में कितने, एक साल में कितने दिन महीने होते हैं, 12 ना, कैसे निकाला, गुना 12 करके ना, इसको डिवाइड 12 कर रहे हैं। अरे इसको डिवाइड 12 करते हैं क्योंकि एक साल की पूंजी है, एक मंथ में निकालना है, डिवाइड 12, ये तो मल्टीप्लाई करके निकलेगा ना, बिना सोचे समझे बोलते हो तुम लोग हैं। आगे देखिए अगला पैरामीटर क्या है, पीवी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू वो पैसा जो फिलहाल आपके पास है, दैट इज अ लोन अमाउंट। हो गए सारे पैरामीटर यूज। अभी ब्रैकेट क्लोज करना है, कर दिया, अभी प्रेस करना है एंटर, कितना उत्तर आया, तो इतने की क्या बन गई, ईएमआई। ये माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि डेब्ट हो रहा है ना, आपको पैसा देना पड़ रहा है, तो क्या आएगा ईएमआई में। पीएमटी जो ईएमआई होती है वो डेब्ट होती है, आपके प्रिंसिपल में से माइनस होती है, जो पैसा आप लेते हो उसी में से वो माइनस होता है, तो ये आपको माइनस में दिखेगा। अब माइनस में रकम दिखेगी तो अच्छा नहीं लगता, हम इसको पॉजिटिव में लाने के लिए एक फॉर्मूला लगा देंगे इसके आगे, एबीएस, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट।
एब्सोल्यूट मैथमेटिकल एक टर्म होती है जिसके अंदर आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर दिखाई देता है, तो ये क्या करेगा, इस नंबर का एब्सोल्यूट निकाल देगा, यानी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा इसको ये। तो यहाँ से टिप नंबर 3 भी आप ले सकते हैं ताकि ये दिक्कत नेगेटिव पॉजिटिव की ना आए। कोई भी फाइनेंशियल फॉर्मूला आप लगाते हो उसको एबीएस में डाल के लगाया करो, इससे आपको कोई नुकसान नहीं है। क्यों? कोई वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो वो पॉजिटिव बन जाएगी, और अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव होगी तो उसका कुछ जाने वाला नहीं है क्योंकि वो पॉजिटिव रहेगी, तो आपको नुकसान नहीं होगा इससे। ठीक है, तो 3 टिप मैंने बताई, इनको याद रखना, आपकी दिक्कत नहीं है। इसमें कोई डाउट समझ में आ गया? फॉर्मूला रिपीट करना है। PMT रेट ले लिया, डिवाइड बाय 12 किया, नंबर ऑफ पीरियड ले लिया, गुना 12 किया, प्रिंसिपल अमाउंट ले लिया, ये हो गया अमाउंट डन। अब ये नेगेटिव आ रहा है, इसको पॉजिटिव करने के लिए एबीएस में बंद करना है और डन करना है। ठीक है, अगला हमारे पास फॉर्मूला आता है आईपीएमटी। इसको समझते हैं ये क्या होता है। आईपीएमटी का मतलब होता है कि जो ईएमआई आप पे करते हैं उस पे इंटरेस्ट होता है कुछ, हमको इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरेस्ट ऑन मंथली पेमेंट्स। एक सिनेरियो समझते हैं, यहाँ पर 2 लाख का लोन लिया 11.2 के रेट पर 4 साल के लिए। ईएमआई हमारी बनकर आती है 5,189 रुपए। हमको ये पता करना है कि जो पहली इंस्टॉलमेंट हमने भरी है, यानी जो हमारा पीरियड है नंबर 1, मतलब ये पहला महीना, पीरियड मतलब पहला महीना, तो जो हमारा पहला महीना है यानी जो पहली किस्त है हमारी, उस पे ब्याज कितना है, यानी टोटल रकम जो आपने 5,189 रुपए दिए हैं, तो पूरा पैसा नहीं गया है, इसमें ब्याज भी गया है आपका, तो वो ब्याज का रकम हमको पता करना है, इंटरेस्ट हमको पता करना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं, आईपीएमटी रेट पीरियड, पीरियड हो गया 1, नंबर ऑफ पीरियड हो गया 4, फिर प्रिंसिपल वैल्यू हो गया 2 लाख। समझ में आ रहा है ना सारे पैरामीटर? अभी क्लोज करेंगे, कितना आ रहा है 1,867 रुपए। शीट आपको भेजूंगा, इनकी प्रैक्टिस करना, सवाल वगैरह लिखा हुआ है, आपको समझ में आएगा, रिकॉर्डिंग के साथ बोलेगा। हाँ बोलो। अरे किसी को अपनी बात रखनी हो ना, आप डायरेक्ट अपनी बात रखो, पूरा करो, कंफर्मेशन दो भी। अरे वो ऑलरेडी पहले मंथ में है, किस्त तो मंथ में होती है, साल की होती है क्या किस्त? वो पहले से मंथ में है, उसको क्या मंथ बनाओगे यार? आगे बढ़े। नाउ द नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ पीरियड। इंस्टॉलमेंट का नंबर भर रहे हो, वो तो ऑलरेडी मंथ में भर रहे हो आप, उसको भी आप डिवाइड 12 कर दोगे तो कैसे यार है, खुद आइडिया लग सकता है। जो आप इंस्टॉलमेंट का नंबर भर रहे हो तो ऑलरेडी मंथ में ही जा रही है ना किस्तें आपकी, उसके साथ तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी मंथ में। अगला हमारे पास फॉर्मूला आता है एनपीआर। इसका इस्तेमाल किया जाता है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करने के लिए। इसका केस स्टडी करते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11.75% सालाना, इसके ऊपर आपने 3,750 रुपये भरना स्टार्ट किया हर महीने। आपको पता करना है टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट आपको देनी होगी। ठीक है, अब ये केस उल्टा हो गया, पहले क्या था कि टाइम रहता था, इंस्टॉलमेंट निकालना होता था, इस बार आपने इंस्टॉलमेंट बता दिया है, टाइम निकालना है आपको कि टोटल इंस्टॉलमेंट की संख्या क्या बनेगी। पीएमटी का जो अमाउंट आता है वो नेगेटिव आता है, इसलिए पहले ही हमने नेगेटिव करके यहाँ पे डाल रखा है उसको। अभी स्टार्ट करते हैं। पहला पैरामीटर है रेट, दूसरा पैरामीटर है पीएमटी, तीसरा पैरामीटर है प्रिंसिपल वैल्यू। मतलब इतना आसान है कि पढ़ पढ़ के जो उसमें पैरामीटर पूछे जाते हैं बस वो उठा के रखने होते हैं, इतना आसान है फॉर्मूले लगाना, मतलब कोई इतना ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना इसमें। अभी आप एंटर करेंगे आपको एक नंबर मिल जाएगा, कितनी बनी इंस्टॉलमेंट। अब ये जो रकम आती है ये पॉइंट में भी आ सकती है, तो ज़्यादा पैनिक मत होना, ये रकम पॉइंट में भी आ सकती है, एक्यूरेट थोड़ी ना बनेगी। 31 किस्त तो पूरा पूरा है, आखिरी किस्त थोड़ा लमसम बन जाएगा, मोटा मोटा ऐसे। अब आ जाइए आखिरी फॉर्मूला, मतलब नेक्स्ट फॉर्मूला एफपी। एफपी का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू। ये किस तरह के सिनेरियो में यूज होता है देखिए। मान लीजिए आप बैंक में पैसे जमा करने जाते हैं, आपके पास कुछ पैसे हैं 4 लाख रुपए, आपने तय किया बैंक में एफडी कराने का, तो आप बैंक में 3 साल के लिए 7.25% पर एफडी करा देते हैं।
अब आपको पता करना है कि मेच्योरिटी अमाउंट कितना बनेगा। मेच्योरिटी अमाउंट होता है जब आपका 3 साल पूरा हो जाता है तो बैंक आपको बदले में कुछ पैसा देता है, टोटल मिलाकर उसको मेच्योरिटी कहते हैं। मेच्योरिटी का मतलब जब आपका पूरा समय बीत जाए उसके बाद जब आपको पैसा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला के दिया जाता है, उसे मेच्योरिटी अमाउंट बोलते हैं। क्योंकि ये पैसा अब आपको 3 साल के बाद मिलने वाला है तो उस चीज को हम फ्यूचर बोलेंगे कि आपको ये पैसा फ्यूचर में मिलेगा, भविष्य में मिलेगा। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, FV लगाते हैं। पहला पैरामीटर रेट, दूसरा टाइम है, तीसरा PMT। अब यहाँ पर मेरी बात याद करो, मैंने आपको बोला था कि कोई पैरामीटर नहीं होता तो जीरो डालते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू, अभी सारे पैरामीटर फिट हो गए हैं, बंद करके एंटर मारेंगे। जब आपके सारे पैरामीटर यूज हो जाएं फिर बंद कर दिया करो इसको, फिर कोई मतलब नहीं है इसका। कितना आया, तो आपको तकरीबन 5 लाख रुपए मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिल रहे, मिलेंगे इतने ही मिलेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू पे आते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है PV यानी प्रिंसिपल वैल्यू। ये कब यूज होता है, इसका सिनेरियो देखिए। प्रिंसिपल वैल्यू का सिनेरियो क्या रहेगा, मान लो आप फिर से बैंक के पास गए, आपने बैंक से कहा कि 2 साल की FD कर दीजिए, बैंक आपको 7.25 का इंटरेस्ट दे रहा है, 2 साल की FD कर दीजिए। इस बार आपने बैंक मैनेजर को बोला कि सर आप ये बताइए कि कितने पैसे मैं जमा करूं कि मुझे एग्जैक्ट 2.5 लाख रुपए मिलने चाहिए। यानी इस वक्त आपको कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल अमाउंट कि कितना पैसा फिलहाल बैंक में जमा किया जाए कि एग्जैक्ट 2 साल के बाद वो रकम 2.5 लाख रुपए के बराबर हो जाए, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, बैंक में जाते हैं तो लमसम 2,50,000 बैंक में जमा कर देते हैं। जब हमको मेच्योरिटी मिलती है तो कुछ ऐसे मिलता है 2,71,365 रुपए, थोड़ा अजीब सा लगता है। थोड़ा इस तरीके से कैलकुलेशन करके हम जाएंगे तो एग्जैक्ट हम उतना ही पैसा जमा करेंगे जैसे हम बैंक में जमा करेंगे, 2,15,350 रुपए। अब वो भी कहेगा ये क्या चिंदी चोरी कर रहे हो, चिंदी चोरी नहीं कर रहे हैं। जब वो उसको कैलकुलेट करेगा तो एग्जैक्ट अमाउंट निकल कर आएगा 2.5 लाख रुपए, वो समझ जाएगा फिर। सही बात। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलता है देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा PV यानी प्रिंसिपल वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पैरामीटर है रेट, सेकंड है टाइम, थर्ड है PMT जो कि है ही नहीं हमारे पास, लास्ट पैरामीटर है फ्यूचर वैल्यू। तो रकम डालनी है आपको 2,16,350 रुपए। इट्स कंप्लीट, ठीक है। अब आ जाता है एक आखिरी फॉर्मूला, उसके बाद इसको दी एंड करेंगे। आखिरी फॉर्मूला समझ लीजिए यहाँ पर क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कि SIP नाम की चीज होती है, उस पर आप अपना पैसा हर महीने या दिन महीने जो भी है आप डालते रहते हैं, अंत में आपको कुछ पैसा मिल जाता है। गॉट इट, उसको हम SIP बोलते हैं। इस तरीके से जब आप पैसा डालते हैं, मान लीजिए आपके घर में कोई बंदा है और आपको बोलते हैं कि आपको ना हर महीने ना 500 रुपए डालने हैं। हर महीने कितने रुपए डालने हैं, 500 रुपए डालने हैं। और जब आपका साल पूरा हो जाएगा ना तो बदले में ना हम आपको 6,500 रुपए देंगे। तो आपने दिमाग लगाया कि बदले में मेरे को 500 रुपए फालतू दे रहा है, भाई 6,000 दे जाएंगे आपके, एक किस्त का पैसा फालतू जा रहा है। तो अब मैंने अगर आपसे पूछ लिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिला आपको, ब्याज क्या मिला, तो इस फॉर्मूले से हम वो निकाल सकते हैं। आ रहा है मेरे बात समझ में। 500 रुपये आपने महीने का दिया, एक साल पूरा होते आपको कितना मिला, 6,500 रुपये। तो हम इसमें ये चेक कर सकते हैं कि हमको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या मिला। गॉट इट। अगर वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 7 या 8% से ज्यादा है या उसके बराबर है तो ठीक है रिटर्न, क्योंकि बैंक के FD के बराबर आ रहा है तो मतलब ठीक ठाक है। लेकिन अगर उससे नीचे जा रहा है तो स्कीम खराब है, तो रेट ही नहीं दे रहा, इतना तो बैंक ही दे देगा, बैंक में डालेंगे खाए को, इतना हम मतलब रिस्क भी लें और कुछ मिले भी ना, क्या फायदा। तो ये चीज निकाली जाती है। अब देखिए यहाँ पर, चलो उसी को निकालें, फिर लिखना पड़ेगा, डेट वेट टाइम लगेगा। अब इसको यहाँ समझाते हैं। मैंने एक केस लिया हुआ यहाँ पर हमने हर साल 12,000 रुपए की किस्त ली हुई है। LIC में जैसे पैसे जमा करते हैं तो 2025 में जमा किए, 26 में जमा करे। मान लीजिए किसी ने 2025 में LIC खुलवाई और वो हर साल अपना 12,000 रुपए जमा कर देता है, 2026 आया तो 12 दे दिए, ऐसे देता जा रहा है। तो इसमें क्या कर रखा है मैंने, एक साइड में डेट लिख रखी है और एक साइड में पैसा लिख रखा है। जब वो पैसा आप जमा करते हो तो माइनस करके, लेकिन जब बदले में आपको पैसा मिलता है तो क्रेडिट। देते हो तो डेबिट होता है और लेते हो तो क्रेडिट होता है। डेबिट माइनस होता है, क्रेडिट प्लस होता है। तो अमाउंट क्या जाएगा, ये वाला डेबिट में जाएगा। आप देते गए देते गए देते गए, एक किस्त आपकी बाउंस हो गई तो अगले महीने आपने डबल पैसा भर दिया, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है, ये सिनेरियो आपने भर दिया, ऐसे दे सकते हैं। ये देते गए देते, अंत में आपको जब ये 21 साल की किस्त है, 21 साल में जब आपने पूरा पैसा दे दिया तब आपको डबल करके मिला पैसा। आपके तकरीबन पैसे जाएंगे 2,40,000 रुपए। 2,40,000 12 2 52, कितने जाएंगे, 2,52,000 रुपए। आपके पैसे चले गए 2,52,000 रुपए। अब उन्होंने, कंपनी ने आपको बोला कि अंत में जब आपको पैसा मिलेगा तो डबल करके मिल जाएगा।
LIC वाले यही करते हैं, आपके घर आते हैं, LIC का पूरा प्लान समझाते हैं और अंत में यही बोलते हैं आपका जितना पैसा आपने भरा होगा वो डबल मिल जाएगा, कम से कम मिनिमम एश्योरिटी है कि आपका पैसा डबल हो जाएगा। अब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि रिटर्न कितना मिल रहा है, रिटर्न देखोगे ना, आप देखते हो कि रिटर्न कितना मिल रहा है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके रिटर्न पता कर सकते हैं उसी टाइम पे। अगर वो आपको बोल ही दे रहा होगा नहीं रिटर्न तो बहुत अच्छा देते हैं फलाना अच्छा, तुम निकाल लो, पता चले रिटर्न ही 3-4% का मिल रहा है तो भेज दो उसे बाहर, नहीं कोई बात नहीं बाद में देखते हैं। तो रिटर्न देख लीजिए आप कैसे निकलता है रिटर्न, देखिए आपको, तो आप खुद से भी ऐसे निकाल सकते हो। आपको यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है XIRR। XIRR का मतलब होता है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी जब हम कोई पैसे जमा करते हैं मंथली मंथली ऐसे करके, सालाना पैसे जमा नहीं कर रहे हैं, तो ये इंटरनली रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट कर लेता है कि किस भाव से रिटर्न मिल रहा है। यहाँ पर सबसे पहला पैरामीटर है वैल्यू। देखिए 5 लाख रुपए आपको मिले हैं इसलिए इसको क्रेडिट में काउंट किया जाएगा और मैंने पॉजिटिव करके इसको लिखा हुआ है। तो वैल्यू का मतलब अमाउंट, जितना भी अमाउंट आपके पास है वो वाला ब्लॉक पूरा सिलेक्ट कर लो, कर लिया सिलेक्ट। उसके बाद सेकंड पैरामीटर, उसके बाद सेकंड पैरामीटर में क्या पूछ रहे हैं, डेट्स, जितनी भी डेट्स आपके पास हैं वो सारी सिलेक्ट कर लो। अभी आप फॉर्मूले को बंद कर दीजिए बस, और बंद करके अब एंटर मारिए, बस आपको उत्तर दिखेगा। तो रिटर्न क्या मिल रहा है, तो बैंक के बराबर ही है, बैंक भी आजकल 6.5% का रिटर्न देता है, तो एवरेज एवरेज औसतन हम कह सकते हैं कि बैंक के बराबर ही हमको रिटर्न मिल रहा है। इसमें हमें फायदा क्या मिलेगा, लाइफ सुरक्षित है। लाइफ क्यों सुरक्षित है, कल को मान लीजिए 2 किस्त आपने 3 4 किस्त आपने भर दिया, 5वीं किस्त में हो गया, कुछ भी हो सकता है, जिंदगी है खत्म, फिर हमको बैंक पूरा मतलब LIC हमको ये पूरा 5 लाख रुपए वहीं दे देगी। तो लाइफ सिक्योर हो गई, पैसा हमारा सेफ है, सम इंश्योर्ड है हमारे पास। अगर हम इसी पैसे को बैंक में जमा करते हैं तो अगर 4 आपने भरे 5 ही में गए तो बैंक तो आपको इतना ही देगा है, लाइफ पे तो इंश्योरेंस नहीं है ना आपका, तो वो कुछ भी नहीं देगा। बैंक सिर्फ कितना देगा, 50,000 रुपये हुआ है जी आपका ले जाइए, लेकिन वहां पे कितना मिलता है, तुरंत 5 लाख मिलता है। ठीक है? लेकिन हम कभी भी पैसा LIC में जमा करते हैं मरने के लिए थोड़ी ना करते हैं, जीने के लिए करते हैं। LIC सिर्फ बनाई जाती है अपने परिवार के लिए, ठीक है, आप अपनी फैमिली को की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो, उनकी जिम्मेवारी को समझते हो, तो हर इंसान जो जिम्मेवार इंसान होता है अपने साथ एक LIC जरूर करवाता है, ठीक है, जीने के बाद भी मरने के बाद भी। जीने के बाद कैसे, भाई तुम जी गए तो पैसा तुम्हारा, बैंक वाला ब्याज तो है ही, पैसा तुम्हारा अपना यूज करो, और कुछ हो गया तो भी तुम्हारा, तो जीने के बाद भी और जीने से पहले भी। तो यही होता है, LIC के ऐड में भी आता है ये चीज। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो कोई सवाल किसी बच्चे का, अरे मंथली नहीं है सालाना, इतना पैसा मंथली कोई देगा, अरे भाई कौन सा बैंक में, मेरे को बुलवा, मेरे को मतलब सोच भी कैसे लेते हैं बच्चे यहाँ पे सोच का ही तो फर्क है। आप लोग सवाल करो उसमें मेरे को डाउट नहीं है, क्योंकि हर सवाल का उत्तर आपको मिलता है। मेरे को डाउट और हैरानी होती है सोचते भी कितना खतरनाक होता है, है ना। जैसे वहां पर सोचा वो पीरियड को डिवाइड डिवाइड करना है, वो मंथ में पहले से था। एक आपने सोचा मंथली, मंथली कैसे हो सकता है यार, इतना खतरनाक ब्याज कौन देता है, शेयर मार्केट भी नहीं देती है तो है भाई। एक एक करके निकलता है, एक साथ नहीं निकलता। हाँ जी, ओके डन हो गया यहाँ तक। तो आज की क्लास को ओवर करते हैं, मैं आपको ये डाटा भेज देता हूँ, अभी 20 मिनट आपके पास, अपना अपना लैपटॉप खोल के इनकी प्रैक्टिस करो। अब आपके पास है 3 सवाल, सवाल देख लो। ये पहला सवाल है, सवाल पढ़ के सुना देते हैं। राम जिसने लिया एक स्कूटर, पैसे थे नहीं, बैंक की अप्रोच करी, 1,40,000 रुपये लोन ले लिया, ब्याज लगा 9.75% पर एनम, और 3 साल के लिए उन्होंने अपनी EMI बनवाई। आपको EMI कैलकुलेट करना है कितने का बना। सवाल नंबर 2, एक क्लाइंट है राजू, उसने तय किया कि 7 साल के बाद उसको बाहर विदेश में जाके पढ़ाई करनी है, उसके लिए उसको 6 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो वो डिसाइड करता है कि आज कुछ पैसा वो बैंक में कितना जमा करे कि 7 साल के बाद 7.5 के रेट पर वो पैसा 6 लाख के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर हमको पता करना है कि आज कितना पैसा बैंक में डिपॉजिट किया जाएगा, यानी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी होगी। देखो अगर आपको लगता है कि सवाल को निकालना इतना आसान नहीं होता जितना सवाल को समझना होता है, इस सवाल को मैं समझाऊंगा नहीं, तुम खुद बुद्धि लगाओगे और देखना कल वापस आओगे ना यही नहीं निकलेगा। कल जब तुम आओगे ना यहाँ पे और जब तुम कहोगे डाउट है,
तो यही सवाल नहीं होगा तुमसे और बाकी दोनों निकालना होगा। इसको लाइव डेमो करके देखते हैं आज, ठीक है? मतलब मैं ये नहीं बता रहा तुमको, ये तो मैंने बता दिए। तो इनके तो सॉल्यूशन आप निकाल लाओगे, अब इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा वो, ठीक है? ये पढ़ लेना, कर लेना इसे। अब मैं आपको डाटा शेयर कर रहा हूँ, अपना लैपटॉप खोल के व्हाट्सएप खोल लो, डाटा को डाउनलोड करके करो इन सवालों को।